नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 18 में आज हम आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से सामाजिक, धार्मिक और जातीय सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और यह जो क्लास है एससीईआरटी क्लास 8 पर आधारित होगी। इसके अलावा बीपीएससी सिविल सर्विसेज से लेकर बीपीएससी टीआरई में जितने भी संस्थाओं से आपके प्रश्न पूछे गए, जितने भी सुधार आंदोलनों से प्रश्न पूछे गए, उनको भी इस क्लास में कंप्लीट किया गया है। तो इस क्लास के माध्यम से आपका जो है भारत के समाज सुधार आंदोलन से संबंधित आपका साथ में धर्म सुधार और जातीय सुधार आंदोलन भी आपका इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 8 एससीईआरटी का हम 2 अध्याय यहाँ पर कवर करेंगे आज के इस क्लास में। अध्याय नंबर 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, अध्याय नंबर 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, और एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपसे हम सामाजिक, धार्मिक और जातीय सुधार तीनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल में। आप सभी अभ्यर्थी लाइक कर दीजिएगा सेशन को और कमेंट भी कर दीजिएगा क्लास एंड होने के बाद। और यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि जो भी नए अभ्यर्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको कमेंट में हमारे महत्वपूर्ण टेलीग्राम ग्रुप्स का जो लिंक है वो पिन किया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक आपका टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक टेलीग्राम चैनल है, एक ही टेलीग्राम चैनल है हमारा और टेलीग्राम चैनल में आपको जो है लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं। हमारे जो भी क्लासेस होती हैं, कब होंगी, कितने बजे होंगी, उसमें हम लाइव अपडेट्स आपको देते हैं। तो आप अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए इस टेलीग्राम चैनल के। दूसरा चीज़ है कि पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए हमने अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसका भी लिंक आपको दिया जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट दी गई है, इसके अलावा नोट्स भी सारे क्लासेस के अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं। तो अभी तक के जो क्लासेस हुई हैं सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी दी गई है लिंक में और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा आपका तीसरा जो ग्रुप है पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप है। तो 3 ग्रुप हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीआरटी का चौथा नंबर टेस्ट आप सभी जानते हैं 6 अप्रैल को होने वाला है और जो आपका 6 अप्रैल को टेस्ट होगा तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से हम पूछेंगे। तो आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इधर जो हमने क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं, जो इधर लेटेस्ट क्लासेस आपकी जो ऐड हुई हैं, उन्हीं क्लासेस से आपके जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे। पूरा आपको जो है चाहे तो पढ़ लीजिए, चाहे बाद में पढ़ लीजिएगा, जैसे भी आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जातीय सुधार की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जातीय सुधार आंदोलनों की, कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिनको महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज को अंग्रेजी में ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी कहते हैं। तो चाहे आपसे ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी पूछे या सत्यशोधक समाज पूछे, आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन है। तो सा से सत्यशोधक, सा से जो है संस्थापक और महात्मा ज्योतिबा फूले यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फूले। वर्ष कब है जब इन्होंने स्थापना किया था? 1873। महाराष्ट्र में पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना किया था सत्यशोधक समाज का। इसके अलावा बात करें तो ज्योतिबा फूले किस जो है जाति से आते थे, निचले कास्ट में, तो माली जाति से आते थे ये। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही जो है पुस्तक लिखी है गुलामगिरी के नाम से, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा दृष्टि से। गुलामगिरी पुस्तक की बात करें 1873 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। लेखक थे इसके ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गुलामगिरी पुस्तक। किस वर्ष लिखी गई है? 1873। सत्यशोधक समाज भी कब बनाया गया है? 1873। स्थान महाराष्ट्र, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अगर प्रश्न आ जाता है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जरूर गलत कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दीनबंधु मराठी पत्रिका किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फूले ने। फिर बात करते हैं हम 1873 में गुलामी या गुलामगिरी पुस्तक जो उनकी थी, फूले ने उसमें शूद्रों की जो दास्ता थी, यानी जो दलितों की जो दास्ता थी, गुलामी थी, उसके कारणों की व्याख्या किया था। और जो शूद्र थे भारत के दलित थे, उनकी तुलना किया था अमेरिकी नीग्रो से। जो काले गुलाम होते थे, जो ब्लैक स्लेव्स होते थे अमेरिका में, तो अमेरिकी नीग्रो से, काले गुलामों से तुलना किया था इन्होंने। फिर बात करते हैं काश्तकार की चाबुक। तो ज्योतिबा फूले की एक रचना और भी है जो आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से, एससीईआरटी में दिया गया है, काश्तकार का चाबुक। तो काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले की रचना है। इसमें फूले ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की कड़ी आलोचना किया है। तो ध्यान रखिएगा, काश्तकार की चाबुक ज्योतिबा फूले की रचना। इसके अलावा गुलामगिरी पुस्तक भी जो है ज्योतिबा फूले की सबसे महत्वपूर्ण रचना है।
फिर बात करते हैं वीरसेलिंगम की। वीरसेलिंगम का नाम पूरा कुंडुकरी वीरसेलिंगम था। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का इनको जनक भी कहा जाता है। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। आंध्र का राजा राम मोहन राय भी इनको माना जाता है। विचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरसेलिंगम ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया था। विधवा आश्रम वगैरह इन्होंने बनाए थे। तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक भी इनको कहा जाता है। इनका एक उपन्यास था राजशेखर चरित्रम। राजशेखर चरित्रम जो कि इनका उपन्यास था, इसको हम तेलुगु साहित्य का पहला उपन्यास भी मानते हैं। तो तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास राजशेखर चरित्रम के लेखक कौन है? वीरसेलिंगम। 1874 में दोलाई स्वरम में एक स्कूल इन्होंने शुरू किया था। 1887 में ब्रह्म मंदिर बनवाया था। 1908 में आंध्र प्रदेश में हितकारिणी स्कूल का भी निर्माण इन्होंने कराया था। फिर बात करते हैं आगे श्री नारायण गुरु की, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। श्री नारायण गुरु की बात करें तो श्री नारायण गुरु ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन। तो इसको शॉर्ट में SNDP आंदोलन भी कहते हैं। तो चाहे आपसे SNDP आंदोलन पूछे या फिर श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन पूछे, तो ये शुरू किया था श्री नारायण गुरु ने। केरल की सबसे बड़ी जो दलित जाति है जिसका नाम है एझावा या इझवास, इससे संबंधित है श्री नारायण गुरु। 1902 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? तो 1902 में श्री नारायण गुरु ने। फिर बात करते हैं गैर बराबरी विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन का मतलब है कि जो निचली जात और जो उच्च जात में जो भेदभाव है उससे रिलेटेड। और इसके बात करें तो इस संगठन के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश अधिकार के लिए भी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो श्री नारायण गुरु ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं EB रामास्वामी नायकार पर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। BPSC TRE में इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं। EB रामास्वामी नायकार पेरियार की बात करें तो आत्मसम्मान आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन जिसको कहते हैं, इंग्लिश में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं, पेरियार ने 1925 में शुरू किया था। ये आपसे पूछा गया है TRE में। 1924 में कांग्रेस से ये अलग हुए थे। 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व पेरियार को सौंपा गया था। तो जस्टिस पार्टी के नेतृत्व जो है 1937 में किसको मिला था? पेरियार को। पेरियार ने कौन सा आंदोलन चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन, जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। इंग्लिश में आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, इसीलिए नाम कभी भी हो इंग्लिश वाला आपको जरूर याद रखना चाहिए। 1925 वर्ष है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता यहाँ पर कर लीजिए, राष्ट्रपति हो गए हैं। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन आयोजित किया था इन्होंने, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो याद रखिएगा कि पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1919 में, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया था। फिर जो है गांधी जी के द्वारा हरिजन समुदाय से रिलेटेड या दलित समुदाय से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने संस्था बनाई थी उसका नाम था हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने की थी। अध्यक्ष थे इसके GD बिरला, सचिव थे इसके अमृतलाल ठक्कर। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक गांधी जी ने निकाला था। तो हरिजन नाम से साप्ताहिक या पत्रिका जो है गांधी जी ने कब निकाला था? 1933 में। पूना समझौता की बात करें तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। आपका SCRT बुक में 26 सितंबर लिखा गया जो कि उपयुक्त नहीं है। 24 सितंबर जो है ज़्यादा सही आंसर है। तो 24 सितंबर को पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। SCRT की बात करें तो बहुत सारे उसमें फैक्चुअली जो है गलत या अलग इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आप उसको चाहें तो हमें DM करके एक बार, आप कुछ कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते भी हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर पर आते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किसने किया था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1924 में। महादलित सत्याग्रह आरंभ किया था इन्होंने, जिसको हम महार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 1927 में। 1930-31 की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन के पहले अंबेडकर जो है दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में उभर भी चुके थे। गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी दलितों के लिए। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। फिर बात करते हैं 1942 में
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर जी ने वर्ष 1942 में। दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था 1930 में। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में बनाया था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक पार्टी बनाया था, एक दल बनाया था जिसका नाम है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अध्याय 9 पर आधारित जो आपका SCRT है, महिलाओं की स्थिति में सुधार, और जिसमें हम समाज सुधार और धर्म सुधार भी देखेंगे। अलग से जो आपका BPSC सिविल सर्विसेज में, BPSC TRE में जो अलग जगह से भी सवाल पूछे गए, सभी को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो सावित्रीबाई फूले की। तो सावित्रीबाई फूले जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, इन्होंने महिला समानता के प्रश्न को उठाया था और बहुजन समाज की स्थापना की थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बहुजन समाज की स्थापना किसने की, सावित्रीबाई फूले ने बहुजन समाज की स्थापना किया था और इसी नाम से आगे बढ़ते हुए बहुजन समाज पार्टी बनी। एक बार कमेंट कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी जो है भारत में किस वर्ष बनी थी और बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? बहुत पहले सावित्रीबाई फूले ने। फिर बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी की। तो आधुनिक युग के प्रणेता माने जाते हैं, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष भी माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय जी का प्रयास था, जिसके कारण उस समय बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आगे चलकर भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने हैं। 1829 में वो जो है गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और इन्होंने कानून बनाया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था वर्ष 1829, याद रखिएगा। फिर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने, जिसको ब्रह्म सभा भी कहते हैं। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में किया था। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था राजा राम मोहन राय जी ने? तो 1814 में, कहीं कहीं आपको 1815 में मिल जाएगा। तो कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको इतना क्लोज नहीं दिया जाएगा, 1814 सामान्यता माना जाता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने 1814 में किया था। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना 1821 में किया था। इसके अलावा हमने आपसे इनकी मुख्य जो पत्रिकाएं थी, जो समाचार पत्र थे, आपसे बात किया था संवाद कौमुदी के बारे में हमने आपसे बात किया था। दूसरा समाचार पत्र इनका कौन सा था, एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रार्थना समाज पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य भी थे या महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। वैसे अगर आपसे संस्थापक पूछा जाएगा तो विकल्प में आपको आत्माराम पांडुरंग ही मानना है हर प्रकार से। फिर बात करते हैं 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने पश्चिम भारत पहुंची थी और रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो वर्ष 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती जिनका पूरा नाम है, शॉर्ट में आप पंडित रमाबाई के नाम से इनको जानते हैं। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने वर्ष 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। महिला वर्ड याद रखिएगा, अलग है। आर्य समाज अभी हम आगे देखेंगे। आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई सरस्वती। और याद कैसे करेंगे, आर्य समाज किया है दयानंद सरस्वती, तो आर्य महिला समाज कर दिया पंडिता रमाबाई सरस्वती मैचिंग से आप याद रख सकते हैं, वर्ष 1882 में। फिर बात करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर की। ईश्वरचंद विद्यासागर जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है ईश्वरचंद विद्यासागर जी का, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आप सभी को मालूम है 1856 में पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें, सहमति आयु विधेयक लागू हुआ था 1891 में। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का ही प्रयास था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लागू हुआ था? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट याद रखिएगा कब जो है पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1891। इसके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट 1872 याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने यहाँ पर रोल प्ले किया था। तो केशव चंद्र सेन जी के जो है नेतृत्व में नेटिव मैरिज एक्ट जो है पास हुआ था 1872 में। पास सरकार ही की थी, योगदान था केशव चंद्र सेन जी का। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें 1872 में आया था। विवाह की न्यूनतम आयु इसमें रखा गया था, लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। फिर बात करते हैं पंडित रमाबाई सरस्वती जी का। तो पंडित रमाबाई सरस्वती जी की बात करें तो द हाई कास्ट हिंदू वीमेन के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, जिसमें इन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। इसके अलावा पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी पंडित रमाबाई सरस्वती जी ने।
फिर बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है। बीपीएससी ने बहुत बार आपसे पूछा है। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। प्रमुख नारे इन्होंने कौन दिए जो बहुत फेमस हुए? बीपीएससी बार बार आपसे पूछता है। तो वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास और भारत भारतीयों का है। तो इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों का है, नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मुख्य इनका जो संस्था था आर्य समाज के नाम से था। अगला आपका यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आप सभी को मालूम है कि 1893 में भारत की तरफ से शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। उन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, जिसको हम अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या जो है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। 1920 में इसको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में कब स्थापित हुआ था यह कॉलेज? वर्ष 1920 में। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी राजा शिव प्रसाद के साथ में। हालांकि इस चैप्टर से इसका रिलेवेंस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। फिर बात करते हैं तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक किसका समाचार पत्र है, किसकी पत्रिका है? तो याद रखिएगा तहजीब उल अखलाक जो पत्रिका है वो सर सैयद अहमद खान की है। 1888 में नाइटहुड मिला था इनको, इनके कार्यों के लिए जो कि समर्पित था। उस समय पर ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल थे काफ़ी ये। असबाब ए बगावते हिंद की बात करें तो 1857 के भारतीय विद्रोह के कारण, तो 1857 के भारतीय विद्रोह कारण इसका हिंदी वर्जन है। और इन्होंने लिखा था असबाब ए बगावते हिंद नाम से पुस्तक 1857 की क्रांति पर सर सैयद अहमद खान ने। तो अगर आपसे पूछे असबाब ए बगावते हिंद के लेखक कौन है, आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। फिर बात करते हैं नौरोजी फरदौन जी के बारे में। तो नौरोजी फरदौन जी के बारे में बात करें तो पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851 में इन्होंने स्टार्ट किया था। रहनुमाई मजदेसायन सभा 1851 में नौरोजी फरदौन जी ने स्थापित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। रहनुमाई मजदेसान सभा 1851 में नौरोजी फरदौन जी ने स्थापित किया था। रस्त गुफ्तार पत्रिका की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था किसके साथ में? नौरोजी फरदौन जी के साथ में। तो दादा भाई नौरोजी मुख्य रूप से रस्त गुफ्तार पत्रिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ में संस्थापक सदस्यों में नौरोजी फरदौन जी भी शामिल थे। फिर बात करते हैं कुछ यहाँ पर नोट्स हैं जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड आपको SCRT में दिया गया था, तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया आपके लिए। जैसे कि बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना के बारे में फैक्ट दिया गया है। तो बांकीपुर पटना जानते ही आप। तो बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की बात करें अघोर कामली देवी ने की थी। डॉक्टर BC राय की जो है माता जी थी, जो कि बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय की माता अघोर कामली देवी ने बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की थी। फिर बात करें चैपमैन गर्ल्स स्कूल। तो चैपमैन गर्ल्स स्कूल मुजफ्फरपुर में है। माधुरी लता देवी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 में रविंद्रनाथ ठाकुर की जो बेटी है उन्होंने किया था। फिर बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की 2 शाखाएं 1922 में पटना और देवघर में स्थापित हुई थी। देवघर झारखंड में पड़ता है, पटना तो बिहार में ही है। तो पटना और देवघर में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं कब स्थापित हुई थी? 1922 में। बिहार स्पेशल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो 1882 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1882 तक भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें, जिसको शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, यह पारित हुआ था वर्ष 1929 में। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम या जिसको हम शारदा अधिनियम कहते हैं 1929 में पारित हुआ था। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। अगेन सेम और आगे चलकर चेंज हुआ था। तो विवाह की जो आयु थी, उम्र थी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 जिसको हम शारदा अधिनियम कहते हैं, उसके माध्यम से भी पारित किया गया था।
फिर बात करते हैं शिशु हत्या को अवैध घोषित कब किया गया था ब्रिटिश भारत के दौरान। तो ब्रिटिश भारत में 1870 में शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया था। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर एक बिहार स्पेशल फैक्ट दिया गया है जो है आपके सीआरटी बुक में। केशव चंद्र सेन जी के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल 1871 का जो ड्राफ्ट था वो पटना में तैयार किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि केशव चंद्र सेन द्वारा स्पेशल मैरिज बिल का जो ड्राफ्ट था कहाँ पर तैयार हुआ था, तो पटना में तैयार हुआ था। फिर बात करते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में। वहाबी आंदोलन और वहाबी आंदोलन से जो रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है एससीईआरटी में ही दी जा रही है, लेकिन जो आपका रिवोल्ट वाला चैप्टर है यानी 1857 की जो क्रांति वाला जो चैप्टर है एससीईआरटी में, वहाँ से दिया जा रहा है। यहाँ से आपको ये प्रश्न आपका पूछा था टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में कि बिहार में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जो जिला था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो आंसर आपका पटना था। तो यह सवाल आपका यहाँ से पूछा गया था एससीईआरटी से। वहाबी आंदोलन की बात करें तो मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, इसीलिए हम उसको वहाबी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। आपसे पूछा क्या जाएगा भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो भारत में वहाबी आंदोलन के जो नेतृत्व किया था वहाबी आंदोलन का सैयद अहमद बरेलवी, बरेली से सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन को शुरू किया था, नेतृत्व किया था, संस्थापक थे। 1822 से लेकर भारत में 1868 तक वहाबी आंदोलन चला था। तो वहाबी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1822 में। बिहार में पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बिहार में वहाबी आंदोलन के नेता इस बार आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार टीआरई 3.0 री एग्जाम में वहाबी आंदोलन का केंद्र पूछा गया था पटना। इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के नेता, दो नेता के बारे में आपको एससीईआरटी में दिया गया है। अली बंधु हैं एक हिसाब से ये भी, तो बिलायत अली और इनायत अली। तो बिलायत अली और इनायत अली, ध्यान रखिएगा ये अली बंधु इनको नहीं कहा जाता है। अली बंधु जो है मोहम्मद अली और शौकत अली को कहा जाता है। तो अली बंधु ये नहीं है, लेकिन भाई हैं सेम है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अली बंधु किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली को और शौकत अली को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बिलायत अली और इनायत अली दो भाई थे और बिहार में वहाबी आंदोलन के ये नेता थे। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा की बात करें 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन किया गया था इस सभा के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 के जो संस्थापक थे ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर इन्होंने संभाली थी। इसके अलावा बात करें 1866 में ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया था। ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था 1866 में। आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम से अलग हो गया था, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है पुराने वाले धड़े से थे, यानी कि तो इसीलिए आदि ब्रह्म समाज के नाम से यानी पुराना, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से केशव चंद्र सेन वाला जो धड़ा था वो अलग हो गया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज अलग हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नाम से अलग हो गया। तो दो धड़ों में ब्रह्म समाज 1866 में बट गया था। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इनसे रिलेटेड दो चीज़ें आपको याद रखनी है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक एक मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन 1868 में एक मंदिर था जिसकी स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की थी। फिर आपसे है यंग बंगाल आंदोलन टीआरई 3.0 जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ था उसमें यहाँ पूछा गया था। यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो यंग बंगाल मूवमेंट संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करें तो यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक थे और साथ में 1826 से लेकर 31 तक हिंदू कॉलेज में ये प्राध्यापक के रूप में कार्यरत भी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो वो किस कॉलेज में पढ़ाते थे? तो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे जिसकी स्थापना हुई थी 1817 में। एक बार कमेंट कर दीजिएगा हिंदू कॉलेज की 1817 में स्थापना जो है किन लोगों ने की थी? टोटल 3 लोग हैं, आप 2 नाम भी बता दीजिए जो प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल हरि देशमुख के बारे में बात करते हैं। गोपाल हरि देशमुख जिनको हम लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 में जीएस में इनके बारे में पूछा गया है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। तो गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो महाराष्ट्र से समाज सुधारक थे। सामाजिक मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से इनका पेन नेम बोलते हैं कि किस नाम से कोई अपना जो लेख है वो लिखता है, तो पेन नेम इनका था लोकहितवादी। जैसे आपने देखा कि देशबंधु किसको कहा जाता है? देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। दीनबंधु किसको कहा जाता है? दीनबंधु किसको कहा जाता है? तो जो है CF एंड्रयूज को। उसी प्रकार से अगर बात करें तो लोकहितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को।
इनसे रिलेटेड जो पत्रिकाएं हैं याद रखिएगा, एक तो लोकहितवादी पत्रिका जो आपसे पूछा गया था टीआरई 2.0 जीएस में कि लोकहितवादी पत्रिका के संस्थापक कौन थे, किसने स्टार्ट किया था, तो गोपाल हरि देशमुख। इसके अलावा इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, तो 2 प्रकाश हैं, इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, गोपाल हरि देशमुख। इसके अलावा हितेक्षु भी याद रखिएगा, और ये आपको जानकारी आपका जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो हितेक्षु, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश लोकहितवादी के नाम से जाने भी जाते थे, लोकहितवादी के नाम से समाचार पत्र भी था। और इसके अलावा जो है लोकहितवादी के नाम से इनका जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें प्रभाकर के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसी में लोकहितवादी के नाम से लिखते भी थे, और साथ में लोकहितवादी के नाम से एक पत्रिका भी इन्होंने स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। थियोसॉफिकल आंदोलन की बात करें, थियोसॉफिकल मूवमेंट की, तो थियोसॉफिकल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1875 में। मैडम HP ब्लातोस्की और कर्नल जो है MS अलकॉट, तो कर्नल MS अलकॉट और मैडम HP ब्लातोस्की ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब किया था, वर्ष 1875 में। कहाँ किया था, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में किया था 2 लोगों ने, मैडम HP ब्लातोस्की और कर्नल अलकॉट। बात करें 1882 में क्या होता है, तो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था मद्रास के निकट अड्यार एक जगह है मद्रास के निकट, तो मद्रास में अड्यार के निकट एक जगह है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर दिया गया अड्यार में। याद रखिएगा कब किया गया, 1882 में। एनी बेसेंट भारत कब आई थी, आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्ष 1893 में भारत आई थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया था 1898 में एनी बेसेंट ने, और जो आगे चलकर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो मदन मोहन मालवीय होंगे, और ये किसका रूप था, सेंट्रल हिंदू स्कूल का। और सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी 1898 में, तो ये की थी एनी बेसेंट ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए। और यही जो स्कूल है इसको परिवर्तित कर दिया गया विश्वविद्यालय में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय माने जाते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट, 1907 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा चुना गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कब चुना गया था, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष या अध्यक्षा चुनी गई थी। फराजी आंदोलन की बात करें तो फराजी आंदोलन 1818 में स्टार्ट हुआ था। संस्थापक थे इसके हाजी शरीयतुल्लाह, तो हाजी शरीयतुल्लाह संस्थापक थे फराजी आंदोलन के। 1840 के पश्चात दूदू मियाँ के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा था। तो दूदू मियाँ ने नेतृत्व दिया था 1840 में फराजी आंदोलन को। फिर बात करते हैं देवबंद स्कूल का, तो देवबंद स्कूल की बात करें 1867 वर्ष, याद रखिएगा, सहारनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर स्थापना किया था मोहम्मद कासिम नानातोवी ने। तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही, तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने स्थापना किया था देवबंद स्कूल का 1867 में। कहाँ किया था, सहारनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में। देवबंद स्कूल की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे जो है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद मौलाना, ये जो है देवबंद स्कूल से संबंधित थे। तो देवबंद स्कूल से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यानी जो है संबंधित थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। आगे है कूका आंदोलन की बात करें तो आपसे बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जो 45वां नंबर का बीपीएससी सिविल सर्विसेज हुआ था, कूका आंदोलन के बारे में पूछा गया था। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था 1872 में, गुरु राम सिंह ने आयोजित किया था। तो कूका आंदोलन को पंजाब में किसने आयोजित किया था, तो 1872 में आयोजित किया था गुरु राम सिंह ने। और इस आंदोलन को हम नामधारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कूका जो सिख थे, कूका सिख जो थे, इनको हम नामधारी सिख के नाम से भी जानते हैं, कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भगत जवाहरमल की बात करें तो इसके आरंभिक सदस्यों में महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो भगत जवाहरमल आरंभिक सदस्य थे। और कूका आंदोलन की बात करें तो गुरु राम सिंह ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया गया था। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।